चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 13 है। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये न्यू सिलेबस पे जो है ना सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अपने क्लासरूम में। ठीक है, जो बैच लिए उनको पता होगा बिहार पुलिस का बैच, उसमें सर करवा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 13 है। इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए। बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर के द्वारा सेट किया गया है और इसमें जो है ना डिटेल सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इसका हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इसके पहले का जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बाकी अंत समय में जाके अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ये देखिए टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 13 है। ये टेस्ट हुआ था 14/7/2024 को टेस्ट हुआ था। ठीक है, इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। आप लोग जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। चलिए बताइएगा सभी लोग को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? क्या होगा बताइए आप लोग आंसर। कह रहा है कि राज्यसभा अपने आप में आंसर को सोचना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का नंबर 1 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलेगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ग्रहण किया गया। तो संविधान संशोधन का प्रक्रिया बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से ही ग्रहण किया गया है। और याद रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक, कह रहा है विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश जो है ना कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन सा है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत, अपना सुंदर भारत है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है ना विश्व का सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने मई 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत में जो है ना 6 राष्ट्रीय पार्टियां और 54 राज्य पार्टियां और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां, याद रखिएगा इतनी हमारे देश में जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के ख का संबंध किससे है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 जो है उस 338 का ख जो है किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 338 का ख किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 338 सिर्फ होगा। ठीक है, अगर पूछेगा 338 में क्या अनुच्छेद में, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है और 338 के क में क्या वर्णन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब एक में 80 का वर्णन, एक में ST का वर्णन है। अगर यहाँ पे 323 का का बात करें, इसमें क्या वर्णन है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन है ये 323 के क में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि विधानसभा के अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बताइए। कह रहा है कि विधानसभा के अवधि को जो बढ़ाने का अधिकार है ना किसके पास होता है? बताइए क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 83 के 2 यहाँ पे याद रखिएगा ना कि विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है और ये किस अनुच्छेद के तहत है? 172 का 1 क्या होगा? 172 के अनुच्छेद 1 के तहत दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 82 के 2 में क्या बोला गया? इस अनुच्छेद 82 के 2 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद भी द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है ना बढ़ा सकती है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 के ए तथा 239 के ए को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 के ए तथा 239 मतलब जो है ना 239 के ए को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 का ए तथा अनुच्छेद 239 के बी को जो है ना शामिल किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी नहीं होगा, बी होगा। आए और याद रखें ना इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है ना दिल्ली में संबंध में उपबंध और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को शामिल किया गया है
और याद रखिएगा ना कि 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा अनुच्छेद 239 का ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 239 का ए जोड़ा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? कह रहा है कि इनमें से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ना 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। कितना है? 11 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसे सही तरीके से देखिएगा तो आपको हर वो क्वेश्चन याद होगा। इसलिए बशर्ते ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? इसका जो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 21 में। कितना अनुच्छेद 21 में है? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिए। तो कौन कौन घोषणा है? तो निजता का अधिकार है, एक अवसर का अधिकार है, एक सूचना का अधिकार है, एक विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नागा पहाड़ियाँ त्वेनसांग क्षेत्र सम्मिलित कर नागालैंड राज्य जो है ना कब बनाया गया? कह रहा है कि नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य कब बनाया गया? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। क्या होगा? 1963 में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना किस तरीके से जो है भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो 10 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा। क्या होगा? इससे जो है भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन वंशक्रम द्वारा होगा, भूभाग के समृद्धि द्वारा होगा, रजिस्ट्रेशन द्वारा होगा। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, आइए यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन हम ठीक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो 11 का देखिए क्या आंसर होगा? तो 11 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? कोई अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल हो सकते हैं। 12 का देखिए मौसा दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 13 का ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे 18 पे। 18 का जो राइट आंसर होगा, 18 का जो सही उत्तर होगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। देखिए यहाँ से जीके क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। जीके वाला क्वेश्चन कह रहा है ना कि विश्वत वृत्त से ध्रुवों की ओर, कह रहा है कि विश्वत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। कह रहा है कि विश्वत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या होगा? प्रभाव क्या पड़ता है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकार घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। तो विश्वत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कुछ जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट लगे आप डिटेल PDF भेज देंगे, वहाँ से डिटेल इंपॉर्टेंट जो लगेगा उसको पढ़ लीजिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ किस मंडल में पाई जाती है। कह रहा है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ होती है किस मंडल में पाई जाती है, बताइए। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। क्या होगा, क्षोभ मंडल में। तो वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियों जो है ना क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, तो याद रखिएगा ना कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव में पर 8 किलोमीटर सबसे कम होता है तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर सर्वाधिक होता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। आगे क्वेश्चन है 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु जो है ना सबसे उपयुक्त है, बताइए कौन सा मिट्टी होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी है। काली क्या है, काली मिट्टी। आगे क्वेश्चन है 24 पे, कह रहा है कि पनामा नहर जलपोतों के लिए किस वर्ष खोली गई। कह रहा है कि पनामा नहर जलपोतों के लिए किस वर्ष खोली गई। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 में। क्या होगा, 1914 में। और याद रखिए पनामा नहर का जो है ना जलपोतों के लिए खोली गई 1914 में। और पनामा नहर का निर्माण बोलेगा तो हुआ था 1906 में। कब हुआ था, 1906 में निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। और पनामा नहर जो है ना कैरेबियन सागर मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर मतलब जो है ना पनामा की खाड़ी से जोड़ता है तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से क्या करता है, महाद्वीप से अलग करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरसैंण के निकट गढ़वाला पहाड़ियाँ। क्या होगा, गरसैंण के निकट गढ़वाला पहाड़ियाँ। अगर फुल्लर नदी का बात करें, फुल्लर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका होगा गोमती नदी। अब मापची चुंग नदी का बोलेगा तो कहाँ नदी उद्गम स्थल है, तो घाघरा है। और नेपाल हिमालय का बोलेगा तो गंडक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1890 में किया गया था, वर्ष 1890 में। आइए क्वेश्चन 27 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलेमाइट और रूटाइल निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम होगा। क्या होगा, टाइटेनियम। आइए क्वेश्चन 28 पे कह रहा है किस रेलवे मार्ग पर कार्बुडे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी सुरंग है। कह रहा है किस रेलवे मार्ग पर कार्बुडगो नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोंकण रेलवे मार्ग। क्या होगा, कोंकण रेलवे मार्ग। तो कह रहा है किस रेलवे मार्ग पर कार्बुडे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, तो कोंकण रेलवे मार्ग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला का साक्षरता दर प्रतिशत क्या है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 73.37%। क्या होगा, 73.37%। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या, अमरकंटक की पहाड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया गया था, बताइए। कह रहा है सर्वोदय योजना जो है कब प्रकाशित किया गया था। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में। याद रखिए सर्वोदय योजना जो है ना को जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रकाशित किया था। सर्वोदय योजना को प्रकाश याद रखिए जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रकाशित किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए 32 को देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में रहिए 33, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन है ना, पे डी देगा, ऑप्शन यहाँ पे है ना, डी इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, इसका त्रिभुज ज्ञात करना है, आकृति ज्ञात करना है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए, इसमें चित्र ज्ञात आयत ज्ञात करना है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे, इसमें भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, अगला पद ज्ञात करना है। तो इसका जो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ से जीके क्वेश्चन है, देखते हैं जीके वाला क्वेश्चन। कह रहा है 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्को डी गामा। क्या होगा, वास्को डी गामा। तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा ने किया था।
और वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कालीकट पहुंचा था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक विशेषण है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना समूहवाचक विशेषण है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? चारों। क्या होगा? चारों। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे 38 नंबर कह रहा है दूसरा लड़का कहाँ गया। अब वाक्य में जो है ना दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, बताइए। कह रहा है दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक। आइए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है उत्साह शब्द का विशेषण है, क्या है? उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्साहित है। क्या है? उत्साहित है। आइए क्वेश्चन 40 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि है। क्या है? वाल्मीकि। आइए क्वेश्चन 41 पे कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, बताइए। इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषांगी है। क्या है? कृषांगी। आइए क्वेश्चन 42 पे कह रहा है जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या है, बताइए। जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या है, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा। आइए क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि पर्वत के पास भूमि के लिए शब्द है, क्या है, बताइए। पर्वत के पास भूमि के लिए शब्द क्या है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका है। क्या है? उपत्यका। आइए क्वेश्चन 44 पे कह रहा है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। इस ऑप्शन में बोल रहा है कि रूढ़ शब्द कौन सा है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशु है। क्या है? पशु है। आइए क्वेश्चन आइए क्वेश्चन 45 पे देखिए, कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे। आइए क्वेश्चन 46 पे क्वेश्चन 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, बताइए। कौन दिया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये कौन दिया था, बताइए। 46 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। कौन दिया था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था, और यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस। आगे मतलब यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, ये किसने कहा था, तो जॉन लॉरेंस ने कहा था। ठीक है। और यह भी कहा था, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा कि यह सभ्यता एक बर्बरता का संघर्ष था, यह कथन किसका है, तो टी.आर. होम्स का है। किसका? टी.आर. होम्स का है। आइए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था। कह रहा है कि बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेभागा आंदोलन। क्या होगा? तेभागा आंदोलन। आइए क्वेश्चन आइए 48 पे कह रहा है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ है, बताइए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य का शरीर कहाँ होता है, विराट होता है। ऐसे याद रखिए, मत्स्य का शरीर क्या होता है, विराट होता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ होगा, तो विराटनगर होगा। कहाँ होगा? विराटनगर, याद रखिएगा। और याद रखिए चेदी महाजनपद का बोलेगा तो कहाँ है, शक्तिमती। चेदी का बोलेगा तो कहाँ है, शक्तिमती है। और याद रखिएगा कि सूरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा है। और याद रखिए, और ये जो है ना, और याद रखिए कि मल की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, मल की राजधानी, तो कहाँ है मल की राजधानी, बोलेगा कुशीनगर है। कहाँ है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। मल का बोलेगा तो कुशीनगर है। तो मत्स्य का बोलेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विराटनगर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि चारुदत्त के रचनाकार कौन थे, बताइए। चारुदत्त के रचनाकार कौन थे, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भास है। कौन है? भास। आइए क्वेश्चन 50 पे कह रहा है अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा क्या है, बताइए। अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद, पहले किताबुल हिंद पुस्तक किसका है, तो अल बरूनी का है। किस भाषा में है, तो याद रखिए 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू में। क्या है? उर्दू भाषा में। ठीक है। सॉरी अल बरूनी का जो है ना अरबी भाषा में, अरबी भाषा लिखा था ना, आज से अल बरूनी, आज से अरबी, ऐसे याद रखिएगा। 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन 51 पे कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का सिबराई बना था, किसका, बताइए। कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का सिबराई बना था, किसका बना था, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे का था। किसका था? तांबे का। आइए क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना था, कौन। कह रहा है कि मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना था, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर खान तुरबती। क्या होगा? मुजफ्फर खान तुरबती। आइए क्वेश्चन 53 पे क्वेश्चन 53 कह रहा है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था, बताइए।
कह रहा है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगरेंड। क्या होगा? लिंगरेंड। आगे क्वेश्चन है 54 पे। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए, गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। क्या था? नाविक। आगे क्वेश्चन है 55 पे कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था कब हुआ था? तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना, फ्रांस और प्रसा युद्ध के अंत में 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट में हस्ताक्षर की गई थी और एक शांति संधि थी, और यह संधि फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुआ था। फ्रैंकफर्ट जो संधि हुआ था फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुआ था। आगे क्वेश्चन रहिए 56 पे। करानीन में से कौन अल्फा किरणों के बारे में असत्य है? बताइए, इसमें कौन सा जो है अल्फा किरणों के बारे में असत्य है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे कम नहीं होता, यहाँ पे अधिक होगा, तब क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे अधिक कम नहीं होगा, क्या होगा? अधिक होगा, तब क्या होगा? अल्फा किरणों के बारे में सत्य होगा। और इसमें और सत्य क्या है? तो अल्फा किरणों का जो इनका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 भाग होता है, बिल्कुल सही है। और अल्फा किरणों इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रभावित करने पर ये आयनित कर देती है, बिल्कुल सही है। और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। आगे क्वेश्चन रही 57 पे। कह रहा है 57 कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग जो है ना किया जाता है? बताइए, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल का करते हैं। किसका करते हैं? साइट्रिक अम्ल का। तो जो है ना, सॉरी 57 का जो है ना, 57 का जो आंसर होगा ना, इसका आंसर गलत है ना, इसका हम जो बोल रहे हैं आंसर वही सही होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो है ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टार्टरिक अम्ल होगा। क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो है टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका किया था? टार्टरिक अम्ल का, याद रखिएगा। तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो है टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कार्बोनिक अम्ल का जो प्रयोग है ना, ये सोडा वाटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? सोडा वाटर में। याद रखिए, सोडा वाटर में जो है टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बात करेगा कि साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? साइट्रिक अम्ल का, तो इसका प्रयोग करते हैं नींबू और नारंगी में करते हैं। किस में करते हैं? नींबू और नारंगी में करते हैं। नी से नींबू, न से नारंगी। और लैक्टिक अम्ल का जो प्रयोग करते हैं खट्टे दूध में करते हैं। कहाँ करते हैं? खट्टे दूध में। आगे क्वेश्चन 59 पे कह रहा है श्वसन क्रिया उदाहरण है। श्वसन क्रिया उदाहरण किसका है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मंद दहन का। क्या है? मंद दहन का। आगे क्वेश्चन 59 पे कह रहा है कि पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद दवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? बताइए, कह रहा है कि पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग करते हैं? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम पर ऑक्साइड। क्या होगा? सोडियम पर ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन रही 60 पे कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की छड़ें एवं स्केल मतलब पैमाना निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं? बताइए, कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की छड़ें एवं स्केल पैमाना निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार। क्या होगा? इनवार। आगे क्वेश्चन रही 61 पे कह रहा है निम्न में से सत्य मेल का चयन कीजिए। इसमें सत्य कौन सा है? बताइए। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ना, सभी मेल क्या है? तो सत्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो लाल रक्तकण जो है ना, इरिथ्रोसाइट, बिल्कुल सही है, आज जिसको आरबीसी बोलते हैं। लाल रक्तकण बोलेगा तो इरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्तकण बोलेगा तो डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, बिल्कुल सही है। रक्त बिंबाणु बोलेगा तो थ्रोम्बोसाइट। क्या है? तो ब्लड प्लेटलेट। तो लाल रक्तकण इरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट। आगे क्वेश्चन रही 62 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है घटक नहीं है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बायोगैस का घटक नहीं है, लेकिन मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सब क्या है? बायोगैस का घटक है। कौन कौन है? तो मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब क्या है? ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तो बायोगैस का घटक है। आगे क्वेश्चन 63 पे कह रहा है टिरिलीन। कह रहा है टिरिलीन, एथिलीन और ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? बताइए, कह रहा है टिरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरेपैथिक अम्ल। क्या होगा? टेरेपैथिक अम्ल होगा। आगे क्वेश्चन 64 पे कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। क्या है? बताइए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलोट्रोप्स है। क्या है? एलोट्रोप्स है। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड। यहाँ पे सिंबल के बारे में दिया हुआ है, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड, क्या कहेंगे सिंबल को? बताइए। तो 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम कहते हैं। हाँ, जिसको इसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए 66 पे कह रहा है कि ओमिटेड पार्ट्स इज ऑल्सो नोन एज। क्या होगा? ओमिटेड पार्ट्स इज ऑल्सो नोन एज क्या होगा?
तो इसका जो सही होगा ना, इसका 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलिप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिप्सिस कहते हैं। ब्रैकेट में एक दिया हुआ है, 3 डॉट दिया हुआ है, इलिप्सिस कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 67 पे आइए, कह रहा है चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गो थ्रू जो है ना, गो थ्रू द लेटर, इसका जो है पैसिव वॉइस चूज करना है, क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। आइए क्वेश्चन 68 पे आइए, कह रहा है कि द नाउन ऑफ ए वॉइड इज, क्या होगा? द नाउन ऑफ ए वॉइड इज, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 68 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा, अवॉइडनेस होगा। क्या होगा? अवॉइडनेस होगा। आइए देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है यहाँ पे 69 से 71 तक, मतलब 71 तक जो है, इसको पढ़ करके आंसर देना है। इसको पूरा आप इसको देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको देखिए आप, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 69 कर रहा है ना, 69 में क्या कर रहा है? हु डज सी आस्क हर मदर, ऊपर पढ़ना था, व्हाट डज सी आस्क हर मदर, इसका 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। तो है ना, इसमें दिया हुआ था ना पूरा, अगर ऊपर वर्ड पढ़िएगा तो इसमें दिया हुआ था कि द जो है ना, सी जो है यहाँ पे दिया हुआ था, सी पद, मतलब सी मतलब पद्मा से बात कर रहा है, पद्मा, यहाँ पे पद्मा दिया हुआ ना, सी पद्मा मतलब जो है बोल रहा है उससे कि मतलब जो है ना, आस्क फ्रॉम हर मदर रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन एज सी नोटिस्ड समथिंग अबाउट हर मदर। क्या होगा? समथिंग अबाउट हर मदर। आई क्वेश्चन 70 पे करा है कि वाट डज द डॉक्टर फील अबाउट हर मदर, क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर। आगे 71 पे कह रहा है कि हु द डॉक्टर, क्या होगा? हु इज द डॉक्टर, क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। क्या होगा? पद्मा। हु इज द डॉक्टर, किसका? पद्मा। आई क्वेश्चन 72 पे कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट इंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लीसेंट का, क्या होगा? प्लीसेंट का बोले तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष है। क्या है? हर्ष, याद रखिएगा। प्लीसेंट का क्या होगा? तो हर्ष होगा। आई क्वेश्चन 73 पे, यहाँ से क्वेश्चन जीके का है, कह रहा है 73 कह रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बताइए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम। क्या होगा? 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा। आइए क्वेश्चन 74 पे आई, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है ना, देखिए कह रहा है उसमें कोई बल कार्य नहीं करता, बिल्कुल क्या है? सही है, उसमें कोई बल कार्य नहीं करता, क्या है? बिल्कुल सही है। आगे आइए, आगे कह रहा है जो है ना, उसका त्वरण क्या होता है? उसका त्वरण जो है शून्य होता है, बिल्कुल सही है। और वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है, क्या है? गलत है। इसका 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो गलत है। और गति ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है, बिल्कुल क्या है? सही है। तो याद रखिएगा ना कि सरल आवर्त गति करने वाले कण अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो वेग क्या? अधिकतम होगा। क्या होगा? वेग न्यूनतम नहीं होगा, वेग अधिकतम होगा। और क्या क्या इसका मतलब उदाहरण है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। आगे क्वेश्चन 75 पे करा, समानता मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श परिस्थितियाँ होनी चाहिए? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। तो ताप 25 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित आर्द्रता बोलेगा 25%, अब वायु की गति बोलेगा तो 0.25 से 0.35 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइड होगा। क्या होगा? पोलराइडो। आइए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है? बताइए। कह रहा है विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह जो है ना किस मिश्र धातु का बना होता है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 77 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीसा और टीन का। क्या होगा? सीसा और टीन का। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह सीसा और टीन मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज। आइए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बढ़ना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए। कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बढ़ना किस परिघटना का परिणाम है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलित परावर्तन का व्यक्तिकरण। आइए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है विद्युत फिंगटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि क्या होता है? बताइए। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाएगी। आइए क्वेश्चन आइए 80 पे कह रहा है कि आर्जीमोन के बीज की मिलावट की जाती है किसमें? आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है किसमें? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों में। क्या होगा? सरसों में। तो आर्जीमोन के बीजों की मिलावट सरसों में की जाती है।
आजीमोन के बीजों की खेती सरसों में के बीजों के साथ की जाती है और ये सरसों के बीजों के समान होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि बकरी की किस नस्ल में जर्सी गाय भी कहा जाता है। बकरी की किस नस्ल को जो है ना जर्सी गाय कहते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो न्यूबियन। क्या है, एंग्लो न्यूबियन। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। कह रहा है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेसी मिर्डल द्वारा। क्या होगा, जेसी मिर्डल द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, बताइए। अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग। तो अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया था और यह जो है ना 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पे जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन स्थान अर्थात गिनती आयोग का गठन किया गया था, पता ही है। आइए क्वेश्चन आइए 84 पे कह रहा कि आर्थिक नियोजन विषय क्या है, बताइए। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची का है। क्या है, समवर्ती सूची का, याद रखिएगा। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची में जो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों के कानून बना सकती है। आइए क्वेश्चन आई 85 पे कह रहा है कि एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसे कब प्रकाशित किया गया था, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1776 में। क्या होगा, 1776 प्रकाशित किया गया था। आइए क्वेश्चन 86 पे कह रहा है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। कौन किया था, महबूब उल हक ने किया था। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब लागू किया था, बताइए। कह रहा है बैंकों के ग्राहक के शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। क्या होगा, 1995। आइए क्वेश्चन 88 पे कह रहा है कि भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई थी, बताइए। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई थी। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। क्या होगा, 1917 में। आइए क्वेश्चन 89 पे कह रहा है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए। भारत में जो बजट प्रणाली का संस्थापक किसे मानते हैं। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन को। क्या है, जेम्स विल्सन को। आइए क्वेश्चन 90 पे कह रहा है ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है, बताइए। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का निर्मोचन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। आइए क्वेश्चन 91 पे कह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, जल का प्रकाश अपघटन। क्या होगा, जल का प्रकाश अपघटन। आइए क्वेश्चन आइए 92 पे कह रहा है कि मानव शरीर की प्लस दर की जाँच क्यों की जाती है। मानव शरीर की प्लस दर की जाँच क्यों की जाती है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की फंक्शन जाँचने के लिए। तो कह रहा है कि मानव शरीर की जो पल्स दर होती है ना, जांच क्यों की जाती है। तो हृदय की फंक्शन जांचने के लिए। आगे क्वेश्चन 93 पे कह रहा है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का है। किसका है, बड़ी आंत का है। इसी को वृद्धांत कहते हैं। क्या करते हैं, वृद्धांत कहते हैं। आगे आइए क्वेश्चन में रहिए 94 पे कह रहा है कि रक्तलापता की स्थिति किसकी वजह से होती है, बताइए। रक्तलापता की स्थिति किसकी वजह से होती है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी की कमी से। क्या होगा, आरबीसी कमी से। आइए क्वेश्चन 95 पे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो एक रीत है। क्या है, एक रीत है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया, बताइए। 33वां जो है ब्याज सम्मान जो है कह रहा है किसको दिया गया है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती को। किसको दिया गया, पुष्पा भारती को। आइए क्वेश्चन 97 पे कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन किन देशों का सैन्य अभ्यास। एक क्वेश्चन जो है ना पक्का आएगा, एक्सरसाइज से अभ्यास एक क्वेश्चन जो है ना पक्का आएगा। इसलिए एक्सरसाइज का जो भी मतलब दिया हुआ करंट में उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक क्वेश्चन आपको इस पर मतलब डेट पूछेगा, कौन सा डेट को क्या मनाया जाता है, ये सब जो है पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, सबको पढ़ लीजिएगा। तो 97 का जो है कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों का सैन्य अभ्यास है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत यूएई का है। कहा है, भारत यूएई का है। आगे कह रहा है 98 कह रहा है 19वां नाम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, बताइए। 19वां नाम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा में। क्या होगा, युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है। तो कंपाला है। कहाँ है, कंपाला। आगे क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि महिला समान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है, बताइए। कह रहा है कि महिला समान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय का। किसका है, वित्त मंत्रालय का।
ये क्वेश्चन है 100 पे कह रहा है हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त है जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा इस टॉपिक को। बाकी अगर हमको ना अगर अच्छा टॉपिक मिलेगा मतलब अच्छा बुक का तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे जिसमें सारा मतलब दिया रहे जीआई टैग का। तो कह रहा है कि हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। तो सेट नंबर था 13, सेट नंबर 13 कमिट हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 14 देखेंगे। बाकी आप लोग जो है ना पीछे का रिवीजन कर लीजिए जितना भी सेट हुआ है, अंत समय में जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।